हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का नया चैप्टर लेकर, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 1 सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। बड़ा ही सिंपल था चैप्टर था, थ्योरेटिकल चैप्टर था। जिसने उसकी वीडियोस नहीं देखी, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक्स दे रखे हैं। उसकी 3-4 वीडियोस है जिसमें सॉलिड स्टेट था चैप्टर। अगर किसी को डाउट है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस देख सकता है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सबको पता होंगी क्या होती है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर की पूरी एक सीरीज़ बनाई जाए। इस चैप्टर का हर टॉपिक कवर किया जाए, सिर्फ सिंपल टॉपिक छोड़कर। जैसे कि आप बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे हर टॉपिक किया जाए, अब आप पहला ही टॉपिक छोड़ रहे हो। जैसे यार इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है कि सॉल्यूशंस क्या होती हैं, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज मास, परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ऐसा कुछ कंसेप्ट जो आपने +1 में पढ़ा था, याद होगा चैप्टर नंबर 1 +1 में पढ़ा था। वही सेम फार्मूलाज याद करने हैं, सेम के सेम फार्मूलाज याद करने हैं, कुछ नहीं। वो आगे इसके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है वो फार्मूलाज आपको आते हैं। नहीं आते तो एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। देखो उसके बारे में समझना कुछ नहीं है, पता ही होगी आपको। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सारे फार्मूला इसमें काम आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, अरे बेसिक सी बातें हैं, 10th क्लास से करते हैं, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सीधा सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन भी सबको पता है क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली रहेगा वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर आपको पता होगा, वेपर क्या होता है, आपको पता होगा प्रेशर क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। सर पता है, हमने बुक पढ़ी है, ठीक है, जिसने पढ़ी है वो तो अच्छी बात है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उसको भी ये लेक्चर देखकर समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लेक्चर्स ऐसे बनाऊँ कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी मेरे लेक्चर देखकर क्लास को या टॉपिक को समझ जाए। ठीक है, तो कई लोगों को लगता होगा कि बड़ी बेसिक्स बातें करते हैं, बिल्कुल सिंपल बातें करते हैं, मैंने बातें बताओ, ये तो हमें पता है। तो मैं उन बच्चों के लिए भी वीडियोस लेकर आया हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, उनको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। हाँ, बुक पढ़नी है तो सिर्फ न्यूमेरिकल करने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट उठाने के लिए कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो तो आपको बुक से ही मिलेंगे। क्योंकि हम लोग यार 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ज़्यादा तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ना आपको बोर करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है यार? देखो वेपर्स तो सबको पता है। मान लो एक कंटेनर के अंदर एक गैस है। सर लग तो लिक्विड रहा है, चलो गैस है ये, मैंने इसको हीट किया, सॉरी ये लिक्विड है, गैस तो बनेगी ना। एक वेपर के अंदर एक लिक्विड है, मैंने इसको हीट किया तो इसकी गैस बनेगी, वेपर्स बनेंगे और उड़ जाएंगे। वेपर बनेंगे तो उड़ जाएंगे। तो सर वेपर प्रेशर क्या हुआ? देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मिलता है। क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही हमें वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि यार वेपर्स बनेंगे और उड़ जाएंगे, वो प्रेशर कैसे बना पाएंगे? अब मान लो, देखो मैं बोलता हूँ कि ये कंटेनर अब क्लोज है, यहाँ से मैं गर्म किया, लिक्विड का वेपर बने, ऊपर गए, ऊपर जाके यहाँ टकराएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। लिक्विड का क्या होगा? वेपर बनेंगे, वेपर दोबारा क्या होंगे? लिक्विड बन जाएंगे। नहीं बनेंगे क्या? लिक्विड वेपर बने, वेपर, क्योंकि बंद कंटेनर है यार। आप क्या करते हो, किसी बर्तन में पानी गर्म करोगे, उसको ऊपर से ढक दोगे तो देखोगे जो बर्तन का ढक्कन होता है उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं, वो पानी उड़कर ऊपर जाता है वेपर्स बनकर,
ठीक है, वेपर बनकर उसको जगह नहीं मिलती कहीं बाहर जाने की, तो वो वहाँ पर जाकर कंडेंसेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने से दोबारा वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। दोबारा वो लिक्विड नीचे गिरता रहेगा, दोबारा वेपर बनता रहेगा और पानी वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगी। यार पानी के वेपर बने, वेपर के लिक्विड बना। सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर, ये जो वेपर्स प्रेशर मारेगा, ये जो वेपर्स प्रेशर मारेंगे क्लोज्ड कंटेनर में, देखो ओपन कंटेनर में प्रेशर नहीं बन पाएगा, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना चाहते हो। वेपर प्रेशर को आप बोल सकते हो, इट इज द प्रेशर exerted by the vapors in a closed container at equilibrium समझ रहे हो, at equilibrium at सर्टेन टेम्परेचर, यानी फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात होगी। ये कुछ फिक्स टेम्परेचर की बात करेंगे। दिख रहा है क्या, मार्कर चेंज करने की ज़रूरत है? सर है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, चलें आगे, चलें, चलो सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये तो बोरिंग सी बातें हो रही हैं, कुछ डिटेल की बात बताओ, पढ़ाओ हमें। अच्छा यार, याद होगा लास्ट +1 10 11th क्लास में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, कि यार मान लो इसमें लिक्विड है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, एक जो सरफेस पे पड़े रहेंगे, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे, यहाँ भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो इनको तो बोलते थे बल्क मॉलिक्यूल्स, याद होगा, बोलते थे ना, इनको बोलते थे सरफेस मॉलिक्यूल्स, एटम सरफेस, उसके एटम मॉलिक्यूल्स, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते थे। तो मेरे को बताया कौन से मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोरेट करेंगे, मैंने हीट किए, कौन से मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोरेट करेंगे? सर पहले बल्क मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर इनको हीट मिलेगी पहले। नहीं सर, पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं। +1 क्लास का 11th क्लास का सब कुछ भूल चुके हो, एक बार सिर को हिलाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। अरे यार, जब यहाँ से हीट करोगे तो हीट इसके पास जाएगी, नीचे वाले बल्क मॉलिक्यूल्स के पास, ये लाइट हो जाएंगे, ये ऊपर भागेंगे, नहीं भागेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आते रहेंगे नीचे, और ये ऊपर जाके ऊपर, और इनको हीट मिलती रहेगी, तो ये सबसे पहले इवेपोरेट। अरे यार, नीचे पड़ा हुआ पहले, इससे पहले कैसे इवेपोरेट कर देगा? नीचे दबा हुआ वो कैसे इवेपोरेट कर जाएगा? याद है ना सर? याद आया, कुछ याद आया, पता नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं था ये, तो आप बता रहे हो। ठीक है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स पहले इवेपोरेट करते हैं, जस्ट वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं P0A, ऐसे। P0A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड A, यानी कि इसमें A ही लिक्विड है, एक लिक्विड है A, कोई भी एक लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर, मिक्सचर नहीं है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है, समझ में आया? वेपर प्रेशर को ऐसे डिनोट करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देखो सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, सोचो, सबसे पहला फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है यार? नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, दूसरा होता है टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा? अरे यार, अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर बनते हैं, अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग टेम्परेचर में, यार मतलब अलग लिक्विड्स का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो कोई लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाता है तो उसका वेपर जल्दी बनेगा, कोई लिक्विड लेट बॉयल होता है उसका वेपर लेट बनेगा। तो जो जल्दी वो बॉयल हो जाएगा, जो लिक्विड जल्दी वेपर बना देगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
कैसे? अरे यार, जिस लिक्विड का इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जिस लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, नहीं करेगा। देखो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस हैं, जिसके बीच में कम फोर्सेस होंगे यार, मॉलिक्यूल के बीच में कम फोर्सेस होंगे, ये जल्दी इवेपोरेट करेगा कि ज़्यादा फोर्स वाला जिसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट लेंगे, लेट इवेपोरेट करेंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो कम हीट में इवेपोरेट कर जाएंगे। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, उसका वेपर जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, जल्दी वेपर्स बनाएगा। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, तो जितना जल्दी, मतलब जिसका टेम्परेचर जितना कम होगा बॉइलिंग के लिए, उतना उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। वही बात यार, कोई चीज़ 100 डिग्री पर इवेपोरेट कर जाती है, कोई मान लो 200 पे करती है, तो इसका इवेपोरेशन 100 डिग्री पे हो गया, जल्दी वेपर बना देगी, ज़्यादा प्रेशर बनाएगी या ये ज़्यादा बनाएगी? सही नहीं है, समझ में आया? नेचर ऑफ लिक्विड ऐसे बताता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर लिक्विड का वीक है तो जल्दी इवेपोरेट करेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। स्ट्रॉन्ग है तो लेट इवेपोरेट करेगा, वेपर प्रेशर कम। टेम्परेचर जितना कम उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा। समझ में आया? समझ रहे हो? पक्का? जैसे यार एग्जांपल लेता हूँ, जो H2O का वेपर प्रेशर होता है वो C2H5OH से कम होता है, C2H5OH से कम होता है। क्या वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ यार, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, नेचर अलग हुआ ना लिक्विड का, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हुआ? अलग हुआ। ऐसे टेम्परेचर का एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो यार, ले सकते हो कि नहीं ले सकते? सही है, रब कर दे, चले आगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो टेम्परेचर वाला है ना, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसका एक फॉर्मूला भी है, तुम्हें काम नहीं आएगा वैसे ज़्यादा, में भी पूछ सकते हैं, बुक में गिवन है तो तुम्हें पता होना चाहिए, पूछ लो। उसको बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये टेम्परेचर का रिलेशन बताती है वेपर प्रेशर से। ये क्या कहती है? ये कहती है log P2/P1 डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ अपॉन 2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। प्रेशर है, प्रेशर 1, प्रेशर 2, पार्शियल प्रेशर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर पहला कितना था, दूसरा कितना है, और उसका आर तो पता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से याद रखें, पेपर में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन क्या कहता है। जस्ट बताना था तो बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं जी। अच्छा, ये वेपर प्रेशर ना अब हम दो तरीके से पढ़ेंगे यार। वेपर प्रेशर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। देखो, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं दुनिया में, दो तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। एक तो जो उड़ जाएंगे मतलब जो वेपर बना देंगे, और एक जो वेपर नहीं बना पाएंगे। जैसे यार मैं लोहे को गर्म करूं, क्या वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा सर। तो एक होगा जो वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं वोलाटाइल, जो वेपर नहीं बनाएगा उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। इनका वेपर्स बन सकते हैं, वेपर प्रेशर बना सकते हैं, ये वेपर प्रेशर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे वोलाटाइल सब्सटेंसेस की, हम बात करेंगे वोलाटाइल सब्सटेंसेस की। ठीक है, फिर एक आगे कंसेप्ट आएगा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का भी, पर पहले वोलाटाइल की बात करेंगे। समझ आई है? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये नॉन वोलाटाइल कौन होंगे? नॉन वोलाटाइल ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन वोलाटाइल कहलाते हैं। लिक्विड्स वोलाटाइल होंगे। जैसे यार कुछ भी ले लो, CH2O, C2H5OH, ठीक है, CH2NO, CH2, ऐसा भी तो होता है कुछ। ठीक है, ओके, चले, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारे सिलेबस का वो है
वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में क्या होता है? अच्छा, एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट सर, एक होता है सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन होता है? याद करो। सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है, सॉल्वेंट वो होता है सर जो घुला देता है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हो। सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट, जो स्मॉल क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट। इस चैप्टर में ऐसा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा याद रखोगे। जैसे पानी में चीनी डाली, ठीक है, तो चीनी घुल गई, तो चीनी थोड़ी सी डाली थी, ये थोड़ी है कि 1 किलो पानी में 15 किलो चीनी डाल दी, नहीं है ना, स्मॉल क्वांटिटी में डाली थी। तो सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी वाला होता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी वाला। सही है। एक और बात, हम इस चैप्टर में सॉल्यूट को बोलेंगे बी और सॉल्वेंट को बोलेंगे ए। बार बार ए बी लिखेंगे तो समझ जाना, ठीक है। चलो जी, चलते हैं। अब देखो, मैं बोलता हूँ कि एक, देखो मान लो ये है एक, यही वाला ए मिक्सचर, ये ए वाला है ए लिक्विड, ये बी लिक्विड, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में पड़े हैं। इसको हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे PA, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो बोलेंगे PB। अब इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया गया, A + B कर दिया गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिए गए। अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा? एक्चुअली तो वो यही होता है, पार्शियल प्रेशर P टोटल = PA + PB, अभी पढ़ोगे, ठीक है। इसका प्रेशर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, P क्या है? वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और ये इसका और इसका, समझ में आया? ठीक है जी। अब एक लॉ आया, एक बंदा था, वो बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का, PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ए का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के मोल फ्रैक्शन के इक्वल में। यानी कि ये ए लिक्विड है, ये बी, ए क्या है? सॉल्वेंट, बी क्या है? सॉल्यूट। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो पता ना कैसे निकालते हैं? अगर सॉल्यूशन हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? ए का और टोटल नंबर ऑफ, याद है ना? बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो NB/NA + NB। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सही है। तो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर जो होगा बी का एक सोल्यूशन में, वो डिपेंड करेगा बी के मोल फ्रैक्शन पे, सही है, बी के मोल फ्रैक्शन में। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, तो कांस्टेंट लेकर आऊँगा, ऐसे लिख सकता हूँ XA। कोई दिक्कत इस बात में? अब ये बात मानो कि अगर इस सोल्यूशन में, अगर ऐसे अजम्पशन, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, कि अगर इस सोल्यूशन में 100% A होता, B ना होता, अगर इस सोल्यूशन में 100% A होता तो B ना होता, तो B खत्म हो जाता। समझ आई मेरी बात? दोबारा सुनो, अगर इस सोल्यूशन में 100% A होता, मतलब सॉल्वेंट होता ही ना, सॉल्यूट होता ही ना, मान लो कि मैं बोलता हूँ A होता, तो A के मोल फ्रैक्शन कितने होते? ये सारे ही मोल्स A के होते, और B के मोल्स कितने होते? 0 होते। अगर पूरे का पूरा A सोल्यूशन है, प्योर A होता, अगर इफ प्योर A होता, A और B ना होता, तो XA मोल फ्रैक्शन A का 1 होता, B का क्या होता? 0। B का क्या होता? 0। ओके। अब ये प्योर A हुआ, प्योर A का प्रेशर कितना होता है? इतना, P0A बोल सकता हूँ मैं। प्योर लिक्विड का प्रेशर भी तो लिखा था पीछे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है P0A, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो PA हो जाएगा P0A, क्योंकि प्योर A है, अभी तो है ही नहीं इसके अंदर। और A हो गया, X मोल फ्रैक्शन हो गया 1,
मोल फ्रैक्शन हो गया 1, तो K की वैल्यू आई P नॉट A, K की वैल्यू आई P नॉट O। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, तो PA कितना आएगा, तो PA आएगा P नॉट A इंटू XA। ऐसे ही B आएगा P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? इससे ये फॉर्मूला निकला और बात बन गई। ठीक है जी, समझ में आया? अरे यार, इसी को बोलते हैं ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बोलते हैं रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ, ये रॉल्ट्स लॉ के कारण ये निकल कर आया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ टोटल प्रेशर बताओ, टोटल प्रेशर क्या होता है, ये PA प्लस PB। टोटल प्रेशर क्या होता था, पार्शियल प्रेशर दोनों का ऐड कर देंगे। अरे यार, ये पार्शियल प्रेशर था ना, PA PB पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखेंगे तो PT कितना आएगा, P नॉट A मोल फ्रैक्शन A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन B। लो, टोटल प्रेशर किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। समझ में आया? अरे यार, पिछले साल पढ़ा था ना ये, इसी को तो डाल्टन्स लॉ बोलते थे। डाल्टन्स लॉ नहीं है कि टोटल प्रेशर क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D। याद है, ऐड करते रहते हैं तो सारी गैसेस का प्रेशर आ जाता है। सर भूल गए, +1 तो सारी भूल गए, मुझे पता है तुम भूल गए। तो रोल्स लॉ बोलते हैं। इससे ये आई, पूछोगे कि ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन किस लॉ से आया था, बता सकते हो? रॉल्ट्स लॉ से आया था। कौन से लॉ से आया था? रॉल्ट्स लॉ वो भी बोलते हैं इसको, राउल्ट्स बोल देता है कोई रॉल्ट बोल देता है, कोई राउल्ट्स बोल देता है, कुछ भी बोल सकते हो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है, ये कहते हैं 0.78 ग्राम है ऑफ बेंजीन है, ठीक है, एंड 0.96 ग्राम ऑफ टोलीन है। क्या? टोलीन। चलिए कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, ठीक है। इनका क्या करो, पार्शियल प्रेशर निकालो, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालो और टोटल प्रेशर भी निकालो, टोटल प्रेशर निकालो और पार्शियल प्रेशर निकालो, ठीक है। अच्छा, ये गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, ये किसकी, बेंजीन की। क्या ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है। ये कितना, 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और प्योर टोलीन का वेपर प्रेशर ये है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सही है, इसका आएगा टोलीन का 92 कर दो इसको 90। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला तो पता होगा, याद है? बेंजीन का तो याद होगा। सर बेंजीन का तो पता है, टोलीन का नहीं पता। अच्छा, बेंजीन का तो लिख लो C6H6, और टोलीन का क्या होता है, C6H5CH3। यही होता है ना, C6H5CH3। सही हो गया, ठीक है जी, करो। अच्छा, पार्शियल प्रेशर सबका निकालना। देखो, पार्शियल प्रेशर बेंजीन का निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा, ये होगा P नॉट ऑफ बेंजीन इंटू X ऑफ, क्या X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। P नॉट तो गिवन है बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन नहीं पता। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, N बेंजीन अपॉन N टोलीन प्लस N बेंजीन, ऐसा ही तो करोगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता बेंजीन के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेंजीन के यार। नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर गिवन मास पता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। C6H6, C कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 72, 78/78, 0.78/78। तो कितना आंसर आया, 0.1 नहीं आया, ये ज़्यादा आया। सही है, 0.01 आया, सॉरी
0.01। सही है। ऐसे ही अच्छा यार इसका भी टोलिन का भी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स टोलिन के भी निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स टोलिन के क्या होंगे 92 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 12 × 72 + 5 + 6 + 3 6 5 11 11 और 3 14 14 और कितना हो गया दोबारा देख लो C6 पहले 6 72 72 + 5 77 और 6 77 और 6 83 83 और 3 83 और 3 कितना हो गया 86 है जी। कितना आया अप्रॉक्सीमेटली 0.96 बाय 86। तो करोगे मैं राउंड ऑफ ले रहा हूँ 0.01 ही आएगा, मान लो 0.01 आएगा, राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके भी आ गए इसके भी आ गए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कितने निकालने हैं, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ये रहा P0 एक गिवन है, रख दो यहाँ पर, कितना है 400 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया, मोल फ्रैक्शन हमने निकाला नहीं अभी, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। ये रहा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। बेंजीन का कितना आया ये 0.01 अपॉन 0.01 + 0.01, तो कितना है 0.01 बाई 0.02, तो कितना आया 0.05। कितना आएगा 0.05। अरे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.05 नहीं आएगा, दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट कटेंगे तो 0.5 आएगा। क्या आया 0.5। कितना आया 0.5। क्या आया ये आया। इसको P0 के साथ कर दो। पार्शियल प्रेशर बेंजीन का कितना आएगा, कितना गिवन है 400 इंटू 0.5, तो कितना आया 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसका भी करोगे उसका कितना आएगा 200 इंटू हाफ 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पूछा गया टोटल प्रेशर, दोनों को ऐड करो 200 + 100 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझ में आया। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन करो, खुद करोगे अब आप, मैं आपको टाइम दूंगा, खुद करो। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। आगे सारा चैप्टर इसी के बेस पे चलता रहेगा, तो इसको छोड़े मत, करते रहें। एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये लिखो, क्वेश्चन लिखो कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो यार फॉर्मूलास याद होने चाहिए आपको, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, पेपर में याद नहीं रहेगा। ठीक है, पेपर में आपको याद करने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है। कितना है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वेपर प्रेशर ऑफ डाईक्लोरोमीथेन, ये तो बना लोगे, मीथेन है और वो डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका कितना है 415 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, इनका वेट भी गिवन है, मास। क्लोरोफॉर्म का मास है 25.5 ग्राम, इसका मास है 40 ग्राम। ठीक है जी। और ये एट एक सर्टेन टेम्परेचर 298 केल्विन, फिक्स टेम्परेचर जो हम बोलते हैं वो दे रखा है। ये कह रहे हैं कि फाइंड नंबर वन क्या है, नंबर 1 क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए, दोनों को मिक्स कर देंगे, उसका वेपर प्रेशर बताइए। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक है जी, जल्दी करिए, टाइम देता हूँ आपको 1 2 3 4 5 और बात करेंगे आगे स्टार्ट। चलो जी, देखो नोट तो कर लिया होगा, खुद किया ना, पॉज किया ना, नहीं सर आपकी वेट कर रहे हैं हम तो। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं पहले, जो कि बड़ा आसान है, वेपर फेज ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, PT = P ऑफ क्लोरोफॉर्म + P ऑफ डाईक्लोरोमीथेन, ऐसे कर देंगे। अब इसका निकाल लोगे, इसका कैसे निकाल लोगे, इसका निकालोगे P0 ऑफ C + A ऑफ C। ठीक है, P0 ऑफ C, अच्छा
पी नॉट ऑफ सी इंटू एक्स नॉट ऑफ सी। अच्छा, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन के पहले इनका मोलिकुलर मास निकालो यार। मोलिकुलर मास निकालो। देखो, क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास क्लोरोफॉर्म का CH3 CH Cl3 और CH Cl2 दोनों का मोलिकुलर मास आएगा जी 119.5, इसका आएगा 85। सही है। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे किसका? क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकाल लो यार। क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन। अच्छा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना गिवन मास कितना है गिवन मास? कहाँ गया गिवन मास क्लोरोफॉर्म का? ये रहा 25.5 बाय 119.5। ऐसे ही गिवन मास निकलेगा डाइक्लोरो मीथेन का, ये आएगा जी 40 बाय 85। कितना आया? 470। 0.213 0.470। इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.470 कितना आएगा? 0.213 डिवाइडेड बाय 386 ये कितना आंसर आएगा? 0.312। लो, ऐसे ही उसका निकाल लोगे यार मोल फ्रैक्शन। किसका आएगा मोल फ्रैक्शन? ये CH2Cl2 का। इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.688। इसका आया 0.688। कैलकुलेशन करके निकाला, खुद करना, मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इसको रब कर दूँ, मुझे तो यही चाहिए। ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होता है? ये देखो, इसका होगा P नॉट ऑफ सी इंटू एक्स नॉट ऑफ सी प्लस P नॉट ऑफ डी इंटू एक्स नॉट ऑफ डी, है ना? ऐसे रखा। P नॉट ऑफ सी तो गिवन है, कहाँ गया? ये रहा, यही है ना, 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये रहा, कितना है? 0.312। ठीक, प्लस 415 इंटू 0.688 कितना आया? सॉल्व कर लो। 347.9 mm ऑफ मरकरी। समझ में आया? ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब है यार दूसरा पार्ट। देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल था। दूसरा पार्ट कह रहा था कि मोल फ्रैक्शन निकाल लो वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन निकाल लो वेपर फेज में। देखो, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने का फॉर्मूला है ये, YA इज इक्वल टू PA बाय PA प्लस PB। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, टोटल पार्शियल प्रेशर। देखो, अगर वेपर फेस में निकालना हो तो ये देखते YB क्या हो जाएगा दूसरे का? PB बाय PA प्लस PB। ऐसा करो। ठीक है, समझ आई बात? तो हमें बोला वेपर फेज में, ये वेपर फेज की बात कर रहा है। अगर पूछे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल लो, किसकी बात? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो ये फॉर्मूला होता है। तो PA हमने निकाला था यार, कितना निकाला PA? देखो, PA हमने निकाला था, यानी क्लोरोफॉर्म का था, क्लोरोफॉर्म का PA था 62.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और CH2Cl2 का था 247.9 मरकरी, और टोटल वेपर प्रेशर जो आया था वो आया था 347.9, ये आया था 285.5 ऑफ मरकरी। रख दो यार यहाँ पर, और एक का निकालना यहाँ रखो, क्लोरोफॉर्म का निकालना तो फॉर्मूला रखो 62.5 अपॉन टोटल है ना। अरे PA प्लस PB इसको ऐड करके तो बनाओगा ये, ठीक नहीं है? अच्छा, ये 4 है, लो सही है, 62.4 है। ये जितना भी था यार वैल्यू रखनी है वेपर फेज की, समझ में आ गया होगा, पक्का कर लोगे। वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन पूछे जाएं यार, वो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन नहीं है, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन ये है, याद रखना, गलती मत करना। एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, ठीक है जी? तो करें ख़त्म, पक्का? चलो एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे।
मैं नोट कर रहा हूँ, आप लिख लेना। क्वेश्चन है ये, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर pressure of a solution which has A and B liquids, ठीक है जी, is given by equation P is equal to 120 minus 80 XB, ठीक है, where XB is equal to mole fraction of B. Find vapor pressure of pure A and pure B. सही है जी, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है, खुद करेंगे और मुझे आंसर कमेंट में लिखें, करें ज़रूर, ठीक, छोड़े मत, करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें। रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, कुछ बुक से न्यूमेरिकल उठाएं, कोई भी बुक पकड़ लें यार, कोई बुक उठाएं, सॉल्व न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। सॉल्व मतलब देख के ना करें, सॉल्व क्वेश्चन उठाएं, खुद करने की प्रैक्टिस करें, नहीं होता तो देखें, जितना नहीं आता उतना देखें, फिर बंद कर दें, फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। मजाक करना छोड़ दें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। बोर्ड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, कोरोना का दौर थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है, आपके स्कूल्स भी शुरू होने वाले होंगे, तो सब बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऐसा मत सोचें कि इस बार एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इस बार एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। तो पढ़ते रहें, मज़े करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।